गुड आफ्टरनून दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी साहित्य के अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला सवाल, बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रताप नारायण श्रीवास्तव। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है। तो ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबू श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडलर, फ्रायड, जुंग तथा सात्र में से मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक कौन नहीं है? तो एडलर, फ्रायड, जुंग तथा सात्र में से मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सात्र। सात्र जो हैं ये अस्तित्ववाद से जुड़े हुए विचारक माने जाते हैं। बाकी एडलर, फ्रायड तथा जुंग जो हैं ये मनोविश्लेषणवाद के बहुत बड़े विचारक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य वामन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदघा भंगी भणिति सूत्र किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुंतक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंभू, भट्टरी, गोरखनाथ तथा अद्यहमाण में से हठयोग का प्रभाव किस पर पड़ा था? तो स्वयंभू, भट्टरी, गोरखनाथ तथा अद्यहमाण में से हठयोग का प्रभाव किस पर पड़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विसंगति बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय संकलन, स्थान संकलन, प्रभाव संकलन तथा कार्य संकलन में से संकलन त्रय में गणना किसकी नहीं की जाती? तो समय संकलन, स्थान संकलन, प्रभाव संकलन तथा कार्य संकलन में से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रभाव संकलन, इसकी गणना नहीं की जाती। बाकी समय, स्थान और कार्य संकलन जो है ये संकलन त्रय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है ये। तो हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा और संवेदना के लेखक कौन है? तो भाषा और संवेदना के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम स्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बालकृष्ण भट्ट। और यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नूतन ब्रह्मचारी किस प्रकार के साहित्य रूप के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगद का पाँव के लेखक कौन है? तो अंगद का पाँव के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीचरण पात्र किस उपन्यास के अंतर्गत आता है? तो कालीचरण पात्र जो है ये किस उपन्यास के अंतर्गत माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास जो है इसमें सर्वाधिक पात्रों के नाम हैं। तो यहाँ से जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की महिला कथाकार कौन सा नहीं है? तो हिंदी की महिला कथाकार जो है किनका नाम नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महाश्वेता देवी, महाश्वेता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित किसमें है? तो तुलसीदास की किस रचना में जो है संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका वैराग्य संदीपनी। इसमें जो है संत महंतों के लक्षण वर्णित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृष्टकूट पदों की रचना किसमें की गई है? तो दृष्टकूट पदों की रचना जो है किस रचना के अंतर्गत की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी में जो है दृष्टकूट पदों की रचना की गई है और इसके लेखक हैं सूरदास। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सुख सागर के रचनाकार कौन है? तो सुख सागर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुंशी सदासुख लाल नियाज। नियाज जो है इनका उपनाम है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि नियाज उपनाम जो है ये किस लेखक का है? तो वो है मुंशी सदासुख लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल बोधिनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? ये भी प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। तो बाल बोधिनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाल बोधिनी किस प्रकार के पत्रिका के अंतर्गत आती है? तो ये जो है मासिक पत्रिका के अंतर्गत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन है? तो जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुल नामक कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो मुकुल नामक कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं ये मुकुल नामक कविता संग्रह के रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? तो चक्कर क्लब के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटन चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? तो एंटन चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, एही रूप शक्ति ओ शिव, एही रूप त्रिभुवन कर जीव। तो एही रूप शक्ति ओ शिव, एही रूप त्रिभुवन कर जीव। तो ये किसकी काव्य पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मंझन कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और पंक्ति दी गई है, बताना है कि इसके लेखक कौन है। जसोदा कहा कहो हो बात, तुम्हारे सूत के कर्तव्य मुँह पे कहत कहे नहीं जात। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये जसोदा कहा कहो हो बात, तुम्हारे सूत के कर्तव्य मुँह पे कहत कहे नहीं जात। तो इसका सही उत्तर होगा आपका चतुर्भुज दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, दयता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। तो ये किसकी काव्य पंक्ति है? तो फिर से पढ़ते हैं, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, दयता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। तो ये किसकी काव्य पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमलेश्वर रचित कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
एक और जिंदगी, इसके लेखक हैं मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र संवाद पत्रिका साहित्य लिखे गए पत्रों का संग्रह किसका है? तो मित्र संवाद पत्र साहित्य लिखे गए पत्रों का संग्रह किसका है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्र साहित्य लिखे गए पत्रों का संग्रह का नाम है मित्र संवाद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृंदावन लाल वर्मा की कृति का नाम क्या है? तो वृंदावन लाल वर्मा की कृति का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भुवन विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवनी परक उपन्यास कौन सा नहीं है? तो जीवनी परक उपन्यास कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भूले बिसरे चित्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका भूले बिसरे चित्र। ये जो है ये उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है और इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़ तथा रत्ना की बात में से अधूरा उपन्यास कौन सा नहीं है? तो इरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़ तथा रत्ना की बात में से अधूरा उपन्यास जो है वो कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रत्ना की बात। ये जो है ये अधूरा उपन्यास नहीं है। बाकी इरावती जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मंगलसूत्र जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और चोटी की पकड़ ये जो है ये अधूरा उपन्यास के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्णा अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ निबंध संग्रहों के नाम दिए गए हैं विद्यानिवास मिश्र के। तो इनको जो है सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले तुम चंदन हम पानी, ये प्रकाशित हुई थी 1957 में। फिर मैंने सिल पहुंचाई, ये प्रकाशित हुई थी 1966 में। फिर तमाल के झरोके से, ये प्रकाशित हुई थी 1981 में। और फिर सीरीज की याद आई, ये प्रकाशित हुई थी 1995 में। तो सबसे पहले तुम चंदन हम पानी, फिर मैंने सिल पहुंचाई, फिर तमाल के झरोके से और फिर सीरीज की याद आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर अज्ञेय के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के आधार पर अज्ञेय के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पहले प्रकाशित हुई थी त्रिशंकु, इसका समय है 1945। फिर प्रकाशित हुई थी आत्मनेपद, इसका समय माना जाता है 1960। फिर अंतरा, इसका समय माना गया है 1975। और फिर प्रकाशित हुई थी धार और किनारे, इसका समय माना गया है 1982। तो सबसे पहले त्रिशंकु, फिर आत्मनेपद, फिर अंतरा और फिर धार और किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन के अनुसार इलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है इलाचंद जोशी के उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी निर्वासित, तो निर्वासित का समय माना गया है 1946। फिर प्रकाशित हुई थी जिप्सी, तो जिप्सी का समय माना गया है 1952, 1952। फिर प्रकाशित हुई थी जहाज का पंछी, इसका समय माना गया है 1954। और फिर प्रकाशित हुई थी कवि की प्रेयसी, इसका समय माना गया है 1976। तो सबसे पहले निर्वासित, फिर जिप्सी, फिर जहाज का पंछी और फिर कवि की प्रेयसी।
तो इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। जहाज का पंछी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं इलाचंद जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन के अनुसार नीचे कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी इस क्रम के अनुसार अनामिका। अनामिका का समय माना गया है 1923। फिर प्रकाशित हुई थी पल्लव, इसका समय माना गया है 1926। फिर प्रकाशित हुई थी लहर, इसका समय माना गया है 1933 1933। और फिर प्रकाशित हुई थी नीरजा, इसका समय माना गया है 1935। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी अनामिका, फिर पल्लव, फिर लहर और फिर नीरजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ नाटकों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी मादा कैक्टस। तो मादा कैक्टस का समय माना गया है 1959। फिर प्रकाशित हुई थी सूखा सरोवर, इसका समय माना गया है 1960 1960। फिर प्रकाशित हुई थी मिस्टर अभिमन्यु, इसका समय माना गया है 1971। और फिर प्रकाशित हुई थी कर्फ्यू, इसका समय माना गया है 1972। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी मादा कैक्टस। इस क्रम के अनुसार सबसे पहले प्रकाशित हुई थी मादा कैक्टस, फिर सूखा सरोवर, फिर मिस्टर अभिमन्यु और फिर कर्फ्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से डॉक्टर रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा के कुछ ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी आस्था और सौंदर्य, इसका समय माना गया है 1961। फिर प्रकाशित हुई थी भारत की भाषा समस्या, ये प्रकाशित हुई थी 1965 में। फिर प्रकाशित हुई थी निराला की साहित्य साधना भाग 1। अत्यंत ही प्रसिद्ध ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की ग्रंथ मानी गई है, निराला की साहित्य साधना। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रकाशित हुई थी 1961 में। और फिर प्रकाशित हुई थी नई कविता और अस्तित्ववाद, इसका समय माना गया है 1978। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी आस्था और सौंदर्य, फिर प्रकाशित हुई थी भारत की भाषा समस्या, फिर निराला की साहित्य साधना भाग 1 और फिर नई कविता और अस्तित्ववाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ नाट्य रचनाओं के नाम दिए गए हैं, इनको रचनाकाल की दृष्टि से सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी नहुस। तो नहुस का समय माना गया है 1857। फिर प्रकाशित हुई थी अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी का समय माना गया है 1881। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अंधेर नगरी का समय है 1881। फिर प्रकाशित हुई थी ध्रुव स्वामिनी, इसका समय माना गया है 1933। और फिर प्रकाशित हुई थी रक्षाबंधन, इसका समय माना गया है 1934। तो सबसे पहले नहुस, फिर अंधेर नगरी, फिर ध्रुव स्वामिनी और फिर रक्षाबंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से एकांकियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ एकांकियों के नाम दिए गए हैं, इनको रचनाकाल के आधार पर सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी एक घूंट, फिर कारवां, फिर एकादशी और फिर नदी प्यासी थी। तो पहले एक घूंट, फिर कारवां, फिर एकादशी और फिर नदी प्यासी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी बेघर। तो बेघर का समय माना गया है 1971।
फिर प्रकाशित हुई थी जिंदगी नामा, इसका समय माना गया है 1979। फिर प्रकाशित हुई थी आवा, इसका समय माना गया है 1999। और फिर प्रकाशित हुई थी कुइयाँ जान, इसका समय माना गया है 2005। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी बेघर, फिर जिंदगी नामा, फिर आवा और फिर कुइयाँ जान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी विराटा की पद्मिनी। तो विराटा की पद्मिनी जो है इसका समय माना गया है 1936। फिर प्रकाशित हुई थी कचनार, तो कचनार का समय माना गया है 1948। फिर प्रकाशित हुई थी मृगयनी, तो मृगयनी का समय माना गया है 1950। और फिर रामगढ़ की रानी, इसका समय माना गया है 1961। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी विराटा की पद्मिनी, फिर कचनार, फिर मृगयनी और फिर रामगढ़ की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन की दृष्टि से पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ पत्र पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी जागरण, इसका समय माना गया है 1932। फिर प्रकाशित हुई थी प्रतीक, इसका समय माना गया है 1947। फिर प्रकाशित हुई थी नई कविता, इसका समय माना गया है 1954। और फिर प्रकाशित हुई थी कल्पना, इसका समय माना गया है 1992। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी जागरण, फिर प्रतीक, फिर नई कविता और फिर कल्पना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है मुंशी प्रेमचंद के कुछ कहानियों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी रानी सारंगा, इसका समय माना गया है 1910। फिर प्रकाशित हुई थी नमक का दारोगा, इसका समय माना गया है 1913। बहुत ही प्रसिद्ध ये कहानी है नमक का दारोगा। अलोपदीन और वंशीधर इसके प्रमुख पात्र हैं। फिर शतरंज के खिलाड़ी, इसका समय माना गया है 1925। और फिर प्रकाशित हुई थी सदगीत, इसका समय माना गया है 1931। तो सबसे पहले रानी सारंगा, फिर नमक का दारोगा, फिर शतरंज के खिलाड़ी और फिर सदगीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन के आधार पर कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ कृतियों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आता है मेरी तिब्बत यात्रा, इसका प्रकाशन समय है 1937, इसका समय माना गया है। फिर कलकत्ता से पैकिंग, इसका समय माना गया है 1955। फिर प्रकाशित हुई थी चीड़ों पर चांदनी, इसका समय माना गया है 1964। और फिर प्रकाशित हुई थी यात्रा चक्र, इसका समय माना गया है 1955। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी मेरी तिब्बत यात्रा, फिर कलकत्ता से पैकिंग, फिर चीड़ों पर चांदनी और फिर यात्रा चक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ कहानियों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करके बताना है कि सबसे पहले कौन सी कहानी जो है वो प्रकाशित हुई थी। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी गदल, तो गदल का समय है 1955। फिर प्रकाशित हुई थी डिप्टी कलेक्ट्री, तो डिप्टी कलेक्ट्री का समय है 1956। फिर प्रकाशित हुई थी वापसी, तो वापसी का समय है 1961। और फिर फैंस के इधर उधर, इसका समय माना गया है 1968। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी गदल, फिर डिप्टी कलेक्ट्री, फिर वापसी और फिर फैंस के इधर उधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ निबंध संग्रहों के नाम दिए गए हैं,
जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनको जो है सही प्रकाशन वर्ष के आधार पर अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी प्रबंध पद्म, तो इसका समय माना गया है 1934। फिर प्रकाशित हुई थी प्रबंध प्रतिमा, इसका समय माना गया है 1940। फिर चाबुक, इसका समय माना गया है 1949। और फिर प्रकाशित हुई थी चयन, इसका समय माना गया है 1957। तो सबसे पहले प्रबंध पद्म, फिर प्रबंध प्रतिमा, फिर चाबुक और फिर चयन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में जो है कवियों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में कृतियों के नाम। तो सबसे पहले भ्रमरदूत, इसके लेखक कौन है? भ्रमरदूत, तो इसके लेखक हैं सत्यनारायण कविरत्न। कविरत्न इनका उपनाम है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर गंगा लहरी, इसके लेखक कौन है? गंगा लहरी, तो इसके लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। फिर देवदूत, तो देवदूत का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामचरित उपाध्याय। और फिर वीर सतसई, इसके लेखक हैं वियोगी हरि। तो भ्रमरदूत के लेखक हैं सत्यनारायण कविरत्न, गंगा लहरी के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, देवदूत के लेखक हैं रामचरित उपाध्याय और वीर सतसई इसके लेखक हैं वियोगी हरि। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में नाटकों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में पात्रों के नाम। तो कौन सा पात्र किस नाटक के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले नारायण दास, तो ये किस पात्र किस नाटक के अंतर्गत आता है? तो ये जो है अंधेर नगरी, अंधेर नगरी का पात्र है। फिर रामचंद्र, ये कोर्ट मार्शल का पात्र है। फिर सुरेखा, ये द्रौपदी नाटक का पात्र मानी जाती है। और फिर चाणक्य, ये कौमुदी महोत्सव नाटक के पात्र हैं। और ये सभी जो हैं ये नाटक के अंतर्गत आती है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कोर्ट मार्शल ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार की साहित्य विधा के अंतर्गत आती है, तो ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में कृतियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में रचनाकारों के नाम। तो सबसे पहले भरत मिलाप, बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो भरत मिलाप के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ईश्वरदास। फिर ध्यान मंजरी, तो ध्यान मंजरी के लेखक हैं अग्रदास। फिर रामायण महानाटक, इसके लेखक हैं प्राणचंद चौहान। और फिर अवध विलास, इसके लेखक हैं लालदास। तो भरत मिलाप के लेखक हैं ईश्वरदास, ध्यान मंजरी के लेखक हैं अग्रदास, रामायण महानाटक के लेखक हैं प्राणचंद चौहान और अवध विलास के लेखक हैं लालदास। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पहले सूची में रचनाकारों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में कृतियों के नाम। तो सबसे पहले रूप मंजरी, इसके लेखक कौन है? रूप मंजरी, तो इसके लेखक हैं नंददास। युगल शतक, तो युगल शतक के लेखक हैं श्रीभट्ट। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? प्रेम वाटिका, तो इसके लेखक हैं रसखान। और फिर रागमाला, इसके लेखक हैं हरिराम व्यास। तो सबसे पहले रूप मंजरी के लेखक हैं नंददास, युगल शतक के लेखक हैं श्रीभट्ट, प्रेम वाटिका के लेखक हैं रसखान और रागमाला के लेखक हैं हरिराम व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पहले सूची में उक्तियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में उनके आचार्यों के नाम। तो कौन से कथन या उक्ति के लेखक कौन से आचार्य हैं ये बताना है। तो सबसे पहले उक्ति पढ़ते हैं। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, इसके लेखक कौन है? शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, तो इसके लेखक हैं आचार्य दंडी।
काव्यम ग्राह्यम अलंकारत, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आचार्य वामन। मुख्यार्थ हति दोष, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आचार्य मर्मट। करोति कीर्ति ही प्रतीच साधु काव्यम निबंधनम, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आचार्य वामन, आचार्य भामह। आचार्य भामह इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में उदाहरण दिए गए हैं और दूसरे सूची में अलंकारों के नाम। तो कौन सी पंक्ति जो है किस अलंकार के अंतर्गत आती है बताना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, द्रुग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति, पड़ती गांठ दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति। तो ये किस अलंकार के अंतर्गत आती है? तो ये जो है असंगति अलंकार के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंचल अंचल सा नीलांबर, तो चंचल अंचल सा नीलांबर ये किस अलंकार के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपमा अलंकार के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बिच गुलाबी रंग, तो खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन विच गुलाबी रंग, इसके लेखक कौन है या ये किस अलंकार के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी, ये पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी, तो ये किस अलंकार के अंतर्गत आती है? तो ये जो है रूपक अलंकार के अंतर्गत मानी जाती है। आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में पंक्तियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में कवियों के नाम। तो कौन सा पंक्ति किस कवि के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में, इसके लेखक कौन है? तो कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में, तो इसके लेखक हैं रघुवीर सहाय। पिस गया वो भीतरी ओ बाहरी दो कठिन पाटों बीच, तो इसके लेखक कौन है? तो पिस गया वो भीतरी ओ बाहरी दो कठिन पाटों बीच, तो इसके लेखक हैं मुक्तिबोध। आगे बढ़ते हैं। वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो, इसके लेखक कौन है? तो वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो, इसके लेखक हैं नागार्जुन। और फिर मैं हूँ वसंत का अग्रदूत, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो मैं ही वसंत का अग्रदूत, इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो पहले सूची में कवियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में जनपदीय भाषा के बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले आते हैं जगदीश गुप्त, तो इनका जनपदीय भाषा कौन सा है? तो ये माना गया है ब्रज भाषा। फिर बंशीधर शुक्ल, इनका जनपदीय भाषा कौन सा है? तो इनका जनपदीय भाषा है अवधी। फिर इसूरी, इनका जनपदीय भाषा है बुंदेली। और फिर सूर्यमल मिश्रण, इनका जनपदीय भाषा है राजस्थानी। तो जगदीश गुप्त का भाषा माना गया है ब्रज। फिर वंशीधर शुक्ल का जनपदीय भाषा माना गया है अवधी। इसूरी का माना गया है बुंदेली और सूर्यमल मिश्रण का माना गया है राजस्थानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में रचनाकारों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में संबंध जनसंचार माध्यम के बारे में कहा गया है। तो कौन सा रचनाकार किस माध्यम के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले उदय शंकर भट्ट, ये किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आते हैं? उदय शंकर भट्ट, तो ये जो है
फिल्म या चलचित्र के अंतर्गत आते हैं? उदय शंकर भट्ट। फिर इलाचंद जोशी, ये किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आते हैं? इलाचंद जोशी, तो ये जो है रेडियो के अंतर्गत आते हैं। फिर मनोहर श्याम जोशी, ये किस जनसंचार के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो हैं दूरदर्शन के अंतर्गत आते हैं। और फिर अज्ञ, ये जो है समाचार पत्रिका या समाचार पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो उदय शंकर भट्ट जो हैं ये फिल्म या चलचित्र के अंतर्गत आते हैं। इलाचंद जोशी जो हैं ये रेडियो के अंतर्गत आते हैं। मनोहर श्याम जोशी जो हैं ये दूरदर्शन के अंतर्गत आते हैं। और अज्ञ जो हैं ये समाचार पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी काव्यधारा के संपादक कौन है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी काव्यधारा के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राहुल सांस्कृतायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। हबकी ना बोलीबा ठबकी ना चालीबा धीरे धरीबा पाँव। तो इसके लेखक कौन है? हबकी ना बोलीबा ठबकी ना चालीबा धीरे धरीबा पाँव। तो इस पंक्ति के लेखक हैं गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्त्रीय जन्म काई ध्येउ महेश अवर जन्म थारई घड़ा रे नरेश। तो इस पंक्ति जो है ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बिसलदेव रासो। तो ये जो है बिसलदेव रासो से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेई मुख देखा तेई हंसा सुनी तेही आयु आंसू। तो ये पंक्ति किसके बारे में कहा गया है? तो जेई मुख देखा तेई हंसा सुनी तेही आयु आंसू। तो ये पंक्ति जो है जायसी के बारे में कहा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये कथन किसका है? तो कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, तो ये लिखा गया है नाभादास के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अष्टछाप के संस्थापक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका विट्ठलनाथ, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख, बली बनिक को ना बनिज ना चाकर को चाकरी, ये पंक्ति किससे संबंधित है? तो फिर से पढ़ते हैं। खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख, बली बनिक को ना बनिज ना चाकर को चाकरी, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कवितावली। तो ये जो है कवितावली से ली गई है और इसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के लेखक कौन है? तो जहांगीर जस चंद्रिका के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका केशव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो, ये कथन किसका है? ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो, ये कथन किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका भिखारीदास। तो रीतिकाल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि भिखारीदास का ये कथन है।
तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे ऋतुकाल में अप्रतिम है, ये कथन किसका है? तो देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे ऋतुकाल में अप्रतिम है, तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम स्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया, हिंदी के बारे में ये कथन किसका है? तो रस्मो रिवाज भाषा जो है ये दुनिया से उठ गया, तो हिंदी के बारे में ये कथन किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुंशी सदासुख लाल। आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु द्वारा अंग्रेजी से अनुदित नाटक का नाम क्या है? तो भारतेंदु द्वारा अंग्रेजी से अनुदित नाटक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दुर्लभ बंधु। तो दुर्लभ बंधु जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजी से अनुवाद किया था और ये नाटक विधा के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यास मासिक पुस्तक का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो उपन्यास मासिक पुस्तक का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सन 1901 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख कहाँ छपा था? तो संपत्ति शास्त्र की भूमिका जो है ये लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सरस्वती पत्रिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत भारती लिखने में प्रेरणा किसकी थी? तो भारत भारती लिखने में प्रेरणा किसकी थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उर्दू की ग्रंथ मुसद्दसे हाली। तो उर्दू का ग्रंथ मुदस्ससे हाली की प्रेरणा से जो है भारत भारती लिखा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये किसकी स्थापना मानी जाती है? तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो ये किसकी स्थापना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम का पयोधी तो उमड़ता है सदा ही निस्सीम भू पर, यह पंक्ति किसकी है? तो प्रेम का पयोधी तो उमड़ता है सदा ही निस्सीम भू पर, तो ये पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका छायावादी कवि निराला की। तो छायावादी कवि निराला की अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रेम का पयोधी तो उमड़ता है सदा ही निस्सीम भू पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी आलोचक ग्रंथ के लेखक कौन है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी आलोचक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन के उपन्यासों का सही कालानुक्रम क्या है? तो नागार्जुन के उपन्यासों का सही अनुक्रम या कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पहले प्रकाशित हुई थी रतिनाथ की चाची, इसका समय माना गया है 1948। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर प्रकाशित हुई थी बलचनामा, तो बलचनामा जो है ये प्रकाशित हुई थी 1952 1952 में। फिर वरुण के बेटे ये प्रकाशित हुई थी 1957 में। और फिर कुंभीपाक, इसका समय माना गया है 1960। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी रतिनाथ की चाची, फिर बलचनामा, फिर वरुण के बेटे और फिर कुंभीपाक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन काल की दृष्टि से नाटककारों का सही क्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ नाटककारों के नाम दिए गए हैं, इनको जीवन काल के अनुसार सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले आते हैं भुवनेश्वर, तो इनका समय माना गया है 1910 से 1957, भुवनेश्वर का समय है। फिर आते हैं मोहन राकेश, इनका समय माना गया है 1925 से 1972। फिर आते हैं सुरेंद्र वर्मा, इनका समय माना गया है
1941। और फिर आते हैं मीराकांत, इनका समय माना गया है 1958। तो सबसे पहले आते हैं भुवनेश्वर, फिर आते हैं मोहन राकेश, फिर आते हैं सुरेंद्र वर्मा और फिर आते हैं मीराकांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के मार्क्सवादी आलोचकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ हिंदी के मार्क्सवादी आलोचकों के नाम दिए गए हैं, तो इनको जो है सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले आते हैं शिवदान सिंह चौहान, फिर आते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, फिर आते हैं अमृत राय और फिर आते हैं नामवर सिंह। तो मार्क्सवादी आलोचकों का सही अनुक्रम है, सबसे पहले आते हैं शिवदान सिंह चौहान, फिर रामविलास शर्मा, फिर अमृत राय और फिर नामवर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मकथाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ आत्मकथाओं के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी लगता नहीं है दिल मेरा। तो लगता नहीं है दिल मेरा जो है ये प्रकाशित हुई थी 1997 में। फिर प्रकाशित हुई थी कस्तूरी कुंडल बसे, इसका समय माना गया है 2002। फिर प्रकाशित हुई थी हादसे, इसका समय माना गया है 2005। और फिर प्रकाशित हुई थी शिकंजे का दर्द, इसका समय माना गया है 2012। तो पहले प्रकाशित हुई थी लगता नहीं है दिल मेरा, फिर कस्तूरी कुंडल बसे, फिर हादसे और फिर शिकंजे का दर्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। यात्रा वृत्तांतों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ यात्रा वृत्तांत के नाम दिए गए हैं, इनको प्रकाशन की दृष्टि से सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी मेरी तिब्बत यात्रा, इसका समय माना गया है 1934। फिर प्रकाशित हुई थी पैरों में पंख बांधकर, इसका समय माना गया है 1952। फिर प्रकाशित हुई थी एक बूंद सहसा उछली, इसका समय माना गया है 1960। और फिर प्रकाशित हुई थी चीड़ों पर चांदनी, इसका समय माना गया है 1988। और ये सभी जो है ये यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक बूंद सहसा उछली ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है, तो ये जो है यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत मानी जाती है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी मेरी तिब्बत यात्रा, फिर प्रकाशित हुई थी पैरों में पंख बांधकर, फिर एक बूंद सहसा उछली और फिर चीड़ों पर चांदनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्मरण कृतियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो संस्मरण कृतियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पहले प्रकाशित हुई थी लौट आ ओ धार, इसका समय माना गया है 1965। फिर प्रकाशित हुई थी हम हशमत, इसका समय माना गया है 1977। फिर प्रकाशित हुई थी काशी का 80, इसका समय माना गया है 2003। और फिर प्रकाशित हुई थी तुम्हारा परसाई, इसका समय माना गया है 2004। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी लौट आ ओ धार, फिर हम हशमत, फिर काशी का 80 और फिर तुम्हारा परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यासों का सही कालानुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु जो है इसके लेखक कौन है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। फिर आता है नूतन ब्रह्मचारी, इसके लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी। फिर प्रकाशित हुई थी नूतन ब्रह्मचारी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। फिर चंद्रकांता, इसके लेखक हैं देवकी नंदन खत्री।
देवकी नंदन खत्री और फिर निस्सहाय हिंदू, इसके लेखक कौन है? निस्सहाय हिंदू, तो इसके लेखक हैं राधा कृष्ण दास। तो यहाँ से जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत आचार्यों का सही कालानुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ संस्कृत आचार्यों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है कालानुक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले आते हैं दंडी। तो दंडी का समय है 600 ईस्वी। फिर आते हैं मर्मठ, इनका समय है 1100 ईस्वी। फिर आते हैं जयदेव, इनका समय है 12वीं शताब्दी। और फिर आते हैं विश्वनाथ, इनका समय है 14 शताब्दी। तो सबसे पहले आते हैं दंडी, फिर आचार्य मर्मठ, फिर जयदेव और फिर विश्वनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी काव्य शास्त्रीय कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ प्रसिद्ध हिंदी काव्य शास्त्रीय कृतियों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले जो है इस क्रम के अनुसार प्रकाशित हुई थी काव्य विवेक। तो काव्य विवेक जो है इसका समय माना गया है संवत 1666। फिर प्रकाशित हुई थी भाषा भूषण, इसका समय माना गया है 1683 से 1738 संवत के मध्य, इसका समय माना गया है। फिर रसराज, इसका समय माना गया है 1696 से 1773 संवत के मध्य। और फिर काव्य रसायन, इसका समय माना गया है संवत 1760। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी काव्य विवेक, फिर भाषा भूषण, फिर रसराज और फिर काव्य रसायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में अलंकारों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में वर्गों के नाम। तो कौन सा अलंकार जो है किस वर्ग के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले अलंकार जो है वो है उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है ये सादृश्य मूलक वर्ग के अंतर्गत आता है। फिर वक्रोक्ति, तो वक्रोक्ति जो है ये गुणार्थ प्रतीति मूलक वर्ग के अंतर्गत आता है। फिर विशेषोक्ति, ये जो है विरोध गर्भ वर्ग के अंतर्गत आता है। और फिर श्लेष, ये जो है साम्य मूलक वर्ग के अंतर्गत माना जाता है। तो इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में संपादकों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में पत्रिकाओं के नाम। तो कौन सा पत्रिका किस संपादक के अंतर्गत आता है? हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिकाओं के नाम हैं, तो इन्हें जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले जो है बाला बोधिनी, इसके संपादक कौन है हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बाला बोधिनी के लेखक हैं या संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर धर्मयुग, तो धर्मयुग के संपादक हैं धर्मवीर भारती। ये बहुत ही आसान है, यहाँ से जो है धर्मवीर भारती के नाम का पहला शब्द जो है धर्म, इससे आप पता लगा सकते हैं कि धर्मयुग के संपादक कौन है। तो ये बहुत ही आसान है। इसके बाद ब्राह्मण पत्रिका, इसके संपादक कौन है? ब्राह्मण पत्रिका, तो इसके संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। और फिर आनंद कादम्बिनी, इसके संपादक कौन है? आनंद कादम्बिनी, तो इसके संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन इनका उपनाम है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। कई बार जो है उपनाम से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में काव्य कृतियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में रचनाकारों के नाम। तो सबसे पहले भूरी भूरी खाक धूल, इसके लेखक कौन है? भूरी भूरी खाक धूल, तो इसके लेखक हैं मुक्तिबोध। फिर गंगा तट, इसके लेखक कौन है? गंगा तट, तो इसके लेखक हैं ज्ञानेंद्रपति। फिर स्त्री मेरे भीतर, इसके लेखक कौन है? स्त्री मेरे भीतर, तो इसके लेखक हैं पवन करण। और फिर इस
पौरुष पूर्ण समय में, इसके लेखक कौन है? इस पौरुष पूर्ण समय में, तो इसके लेखक हैं कात्यायनी। तो भूरी भूरी खाक धूल के लेखक हैं मुक्तिबोध। फिर गंगा तट के लेखक हैं ज्ञानेंद्रपति। स्त्री मेरे भीतर के लेखक हैं पवन कर्ण। और इस पौरुष पूर्ण समय में, इसके लेखक हैं कात्यायनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में आलोचनात्मक पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में लेखकों के नाम। तो सबसे पहले कविता के नए प्रतिमान, ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। फिर आलोचना के मान, इसके लेखक कौन है? आलोचना के मान, तो इसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। फिर नई कविता के प्रतिमान, इसके लेखक कौन है? नई कविता के प्रतिमान, तो इसके लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। और फिर साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, ये किसकी रचना है? साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, तो ये लिखा है रघुवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में इतिहास ग्रंथों के बारे में कहा गया है और दूसरे सूची में लेखकों के नाम। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसके लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक कौन है, आप मुझे बता सकते हैं? तो इसके लेखक हैं सुमन राजे। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसके लेखक हैं सुमन राजे। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक का नाम क्या है या लेखिका का नाम क्या है, तो वो है सुमन राजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इसके लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, तो इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और फिर हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसके लेखक कौन है? तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके लेखक हैं सुमन राजे। इसके अलावा और भी बहुत सारे इतिहास ग्रंथों के नाम हैं, जैसे हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी काव्य धारा, ऋतिकाव्य की भूमिका। तो इनसे जुड़े भी जो है कई प्रश्न पूछे गए हैं और हम इसका क्लास पहले कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में निबंध संग्रहों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में लेखकों के नाम। तो कौन सा निबंध संग्रह किस लेखक के अंतर्गत आता है, ये बताना है। तो सबसे पहले त्रिशंकु, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अज्ञेय। फिर ठेले पर हिमालय, इसके लेखक कौन है? ठेले पर हिमालय, तो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। फिर कस्तूरी मृग, तो कस्तूरी मृग के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। और फिर शब्द और स्मृति, इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, शब्द और स्मृति, तो इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो त्रिशंकु के लेखक हैं अज्ञेय। ठेले पर हिमालय के लेखक हैं धर्मवीर भारती। कस्तूरी मृग के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। और शब्द और स्मृति के लेखक हैं निर्मल वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में नाटककारों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में नाट्य कृतियों के नाम। तो सबसे पहले ईहा मृग, इसके लेखक कौन है? ईहा मृग, तो इसके लेखक हैं मीराकांत। दिल्ली ऊंचा सुनती है, इसके लेखक कौन है? दिल्ली ऊंचा सुनती है, तो इसके लेखक हैं कुसुम कुमार। जो राम रची राखा, ये कई बार पूछा गया है, जो राम रची राखा, तो इसके लेखक हैं मृणाल पांडे। और फिर ठहरा हुआ पानी, इसके लेखक कौन है? ठहरा हुआ पानी, तो इसके लेखक हैं शांति
मल्होत्रा। तो सबसे पहले इहा मृग के लेखक हैं मीराकांत। दिल्ली ऊंचा सुनती है के लेखक हैं कुसुम कुमार। जो राम रची राखा के लेखक हैं मृणाल पांडे। और ठहरा हुआ पानी के लेखक हैं शांति मल्होत्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में काव्य शास्त्रियों के नाम दिए गए हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के नाम दिए गए हैं, और दूसरे सूची में कृतियों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले कृति पढ़ते हैं, द फिलोसॉफी ऑफ रिटेरिक। इसके लेखक कौन है? द फिलोसॉफी ऑफ रिटेरिक। तो इसके लेखक हैं I.A. रिचर्ड्स। फिर 7 टाइप ऑफ एम्बिगुइटी। इसके लेखक कौन है? 7 टाइप ऑफ एम्बिगुइटी। तो इसके लेखक हैं विलियम एमसन। फिर गॉड विदाउट थंडर। तो गॉड विदाउट थंडर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जॉन क्रो रेसम। और फिर ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री। तो ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एलन टेट। तो ये सभी जो है अत्यंत ही प्रसिद्ध कृतियों के नाम हैं और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो द फिलोसॉफी ऑफ रिटेरिक के लेखक हैं I.A. रिचर्ड्स। 7 टाइप ऑफ एम्बिगुइटी के लेखक हैं विलियम एमसन। गॉड विदाउट थंडर के लेखक हैं जॉन क्रो रेसम। और ऑन द लिमिट्स ऑफ पोइट्री के लेखक हैं एलन टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में भारतीय काव्य शास्त्रियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में कृतियों के नाम। तो यहाँ पे भी जो है मिलान करना है। तो सबसे पहले काव्य मीमांसा। तो काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राजशेखर। फिर ध्वन्यालोक लोचन। इसके लेखक कौन है? तो ध्वन्यालोक लोचन इसके लेखक हैं अभिनव गुप्त। फिर सरस्वती कंठाभरण। इसके लेखक कौन है? सरस्वती कंठाभरण। तो इसके लेखक हैं भोजराज। और फिर नाट्य दर्पण। इसके लेखक कौन है? नाट्य दर्पण। तो इसके लेखक हैं रामचंद्र गुणचंद्र। तो काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। ध्वन्यालोक लोचन के लेखक हैं अभिनव गुप्त। सरस्वती कंठाभरण के लेखक हैं भोजराज। और नाट्य दर्पण के लेखक हैं रामचंद्र गुणचंद्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। खास करके ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। काव्य मीमांसा इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राजशेखर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आल्हा गाए किस ऋतु में जाते हैं? तो आल्हा जो है ये किस ऋतु में गाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में जो है आल्हा गाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किस प्रकार से माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किस प्रकार से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन बहुत ही प्रसिद्ध हैं और उनके जो काल विभाजन और नामकरण भी जो है ये भी कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि उनका नामकरण और काल विभाजन जो है ये वैज्ञानिकता की दृष्टि से उचित ठहराए गए हैं और विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने जो है इसको स्वीकार किया है। तो उनका जो कथन है या उन्होंने जो हिंदी साहित्य के बारे में कहा है वो वैज्ञानिकता की दृष्टि से सही ठहराया गया है। तो इनसे जुड़े प्रश्न कई बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाट्य वृत्तियों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो नाट्य वृत्तियों का संख्या कितना माना गया है या कितनी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 4। तो 4 प्रकार के नाट्य वृत्तियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमितिवाद की स्थापना किसने की थी? तो रस निष्पत्ति के संदर्भ में
अनुमितिवाद की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शंकुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है, यह मान्यता किसकी है? तो साधारणीकरण जो है ये आलंबन तो धर्म का होता है, तो ये मान्यता किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणमल छंद नामक काव्य के रचनाकार कौन है? तो रणमल छंद नामक काव्य के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीधर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए, जो विभिन्न प्रकार के परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और भी जो परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। अभी और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर हल करना बाकी है, तो हर दिन हम 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक हिंदी साहित्य का 1000 प्रश्न उत्तर का मैराथन क्लास शुरू किया था और उसको हमने समाप्त कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और उससे भी पहले हमने हिंदी साहित्य के 2000 प्रश्न उत्तर का एक क्लास किया था, जिसमें हमने 2000 हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए थे। ना ही सिर्फ हिंदी साहित्य, पाश्चात्य और भारतीय काव्यशास्त्र के भी प्रश्न उत्तर हमने डिस्कस किए थे। और उससे भी पहले हमने हिंदी साहित्य के 1 लाइनर प्रश्न उत्तर भी डिस्कस किए थे, तो आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है हमारा क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। तो आज के इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा क्लास तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।